फौजिया बहन से एक इंकिशाफ सुनकर मैं हैरान रह गया कि वो फराज की मंगेतर है। फराज वो जिसके माँ बाप ने आशी और उसकी माँ छेमी के साथ बहुत बुरा किया। उन्हें इस हद तक तंग किया कि मजबूरन छेमी डायन बन बैठी। फिर अपने मरने के बाद बदरू में तब्दील होकर आशी को भी डायन बनाना चाहा, मगर बदकिस्मती से आशी डायन बनते ही धामों के काले जादू का शिकार हो गई, जिसकी वजह से वो अगर कुछ अच्छा करने का सोचती भी तो अच्छा कर नहीं सकती थी, और अब एक मुकम्मल डायन से डेकोला बनने का शैतानी अमल धामो इस पर कर रहा था, जिसका तोड़ करने में निकला हूँ। फौजिया बहन, ये कहकर मैं फौजिया को देखने लगा। इसने हैरत से मुझे देखते हुए कहा कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि फराज और उसकी फैमिली उन बेगुनाहों के साथ इतना बुरा भी कर सकते हैं। मुझे तो फराज हमेशा आशी और छेमी के नाम से डराता रहता है कि वो कभी भी पूरे गांव के लोगों को मार कर खा जाएंगी। ये तो शुक्र है मीसुम भाई, आप मुझे मिल गए और मैं एक हकीकत से रोशनास हो गई, वरना मैं आशी और छेमी का सच कभी नहीं जान सकती थी। आपका बहुत शुक्रिया। फिर मैंने फौजिया से कहा कि बस अब मुझे इस आखिरी कुनवे तक पहुंचा दे, आगे इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आशी का काला जादू खत्म होते ही वो एक अरसे के बाद नॉर्मल जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाएगी। ये तो आपने बड़ी खुशी की बात बताई। मैं इस सफर में आपके साथ जाऊंगी और सच जानूंगी कि आखिर एक इंसान को कोई डायन कैसे बना सकता है। फिर मैं कहा, आप शौक से मेरे साथ चली, मगर आगे खौफनाक हालात पेश आ सकते हैं। आप एक लड़की हैं, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मगर मीसुम भाई कोई अगर मगर नहीं, जहां तक कुनवा है मैं आपके साथ जरूर जाकर देखूंगी। मैंने कहा ठीक है, मगर तुम्हें मेरी बात मानते हुए तावीज पहनना होगा हिफाजत के लिए। इसने कहा ठीक है, कहाँ है तावीज? फिर मैंने इससे कागज और पीर मांगा। इस पर नाद अली कबीरा का नक्श लिख कर दिया और कहा, इस तावीज को गिले में पहन लो, इंशाअल्लाह धामो खबीस के हमले से महफूज रहेंगे। फौजिया ने तावीज लेकर जल्दी से पहन लिया। बातें करते हुए 2 घंटे मजीद सफर में गुजर गए, पता ही ना चला। हम बहुत खुश हुए क्योंकि कुछ ही देर के बाद हम आखिरी कुनवे के नजदीक पहुंचने वाले थे। फौजिया काफी पुरजोश नजर रही थी। मैं भी बार बार वर्द कर रहा था ताकि धामो खबीस के हमले से महफूज रह सके। फौजिया गाड़ी तेज रफ्तारी से चलाने लगी ताकि जल्द अज जल्द कुनवे तक पहुंच सके। अभी तकरीबन कुनवे से 20 मिनट का फासला रहता था कि अचानक एक गाड़ी हमारी गाड़ी के बिल्कुल बराबर में चलने लगी। मैंने जुम ही नजर उठाकर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि वो इंस्पेक्टर राहत अली था। वो मुझे देखकर इशारा करने लगा। गाड़ी भी बिल्कुल वही थी। मैं समझ गया कि इंस्पेक्टर राहत अली धामों को चकमा देकर वहां से वापस आ गया है। फिर मैंने फौजिया से कहा, गाड़ी रोको, मेरा दोस्त वापस आ गया है, जिसे पर असरार तौर पर धामों पीछे ले गया था। फौजिया ने एकदम गाड़ी रोक दी। मैं नक्चे उतरने ही लगा था कि एकदम मुझे ख्याल आया कि हो सकता है ये भी धामों की शरारत हो। मैंने इंस्पेक्टर काफ का नंबर ट्राई किया, जिसकी मुसलसल बिल जा रही थी। फिर इसने कॉल उठाकर कहा कि मेरी गाड़ी खुद ब खुद पीछे तेजी से चली जा रही है और अब मैं तकरीबन अपने घर तक पहुंचने वाला हूँ। ये सुनकर मैं हैरान रह गया, जबकि सामने वाला इंस्पेक्टर राहत अली अजीब से अंदाज में मुझे नीचे उतरने का इशारा कर रहा था। मैं समझ गया कि धामो एक और चाल चल रहा है। मैंने फौजिया से कहा, गाड़ी जल्दी से आगे भगा कर ले चलो, शैतान धामो आ चुका है रुकावट डालने के लिए, इसलिए अब हमें मोहतात हो के तेजी से कुनवे तक पहुंचना है और कहीं भी किसी के भी कहने पर नहीं रुकना।
फौजिया ने इस बात में सर हिला दिया। इसने बहुत बर्क रफ्तारी से गाड़ी चलानी शुरू दी। तकरीबन 20 मिनट के बाद एक बहुत गीली जमीन शुरू होगी। बर तरफ से थोड़ा थोड़ा पानी खड़ा हुआ नजर आने लगा। अब गाड़ी बहुत मुश्किल से सुस्त रफ्तारी के साथ चल रही थी। हमने आगे पैदल चलने का फैसला किया। हम दोनों तेजी से नीचे उतरे और कुछ ही फासले पर दूर से नजर आते हुए एक कुनवे की जानिब चल पड़े। इस दौरान नकली राहत अली की गाड़ी भी हमारे पास आकर रुकी, मगर हमने इस पर कोई तवज्जो ना दी, बल्कि तेज रफ्तारी से कुनवे की जानिब चलते रहे। नकली राहत अली पीछे से मुझे पुकारने लगा, मीसुम रुक जाओ, मैं आ गया हूं। मगर मैंने इसकी किसी बात पर भी तवज्जो ना दी, बल्कि हम तेजी से कुनवे की जानिब बढ़ते रहे। कुनवा अब हमसे कुछ फरलांग के फासले पर रह गया। नकली राहत अली भी हमारे बिल्कुल नजदीक पहुंच गया। जब इसने जान लिया कि हम इस पर तवज्जो नहीं दे रहे, तो इसने फौरन अपना रूप बदला। फिर एक बहुत बड़ी खौफनाक बिला की शक्ल धार ली और हमारे सामने इकेड़ा हुआ। मैंने इसे ललकारते हुए कहा, धामो खबीस, हिट जाओ, हमारे रास्ते से पहले किया बिगाड़ लिया था तुमने हमारा, जो अब बिगड़ोगे। वो खौफनाक घराहटी निकालता फौजिया को डराने लगा। फौजिया खौफ से थर थर कांपने लगी। मैंने कहा, हिम्मत करो और आगे बढ़ो, ये खबीस अलिफ भी गायब हो जाएगा। फिर मैंने फौजिया का हाथ पकड़ा और तेजी से कुनवे की जानिब चल पड़ा। खौफनाक बिला हमारे पीछे ड्रोनी आवाजें निकालने लगी, मगर हम कुनवे तक पहुंचने में कामयाब हो गए। मैंने जल्दी से स्टिक निकाली और बाल ढूंढने शुरू कर दिए। बिला चारों तरफ से हमें घेरने की कोशिश करने लगी। फौजिया डर कर पीछे देख रही थी, मगर मैंने कहा, मजबूत रखो खुद को और मेरे साथ वुर्द पढ़ती रहो। कुछ ही देर बाद दोनों बालों के गुच्छे मैंने बरामद कर लिए। खौफनाक बिला ने मुझसे छीनने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रही। मैंने जल्दी से बाल संभाले, फौजिया का हाथ पकड़ा और वापसी के लिए गाड़ी की जानिब चल पड़े। बिला मुसलसल हमारे पीछे आती रही, मगर हम इसे देखे बगैर गाड़ी तक पहुंचने में कामयाब हो गए। जल्दी से गाड़ी में बैठे और तेजी से वापसी की जानिब चल पड़े। खौफनाक बिला की आवाजें दूर तक हमें सुनाई देने लगी। मैं और फौजिया बहन आखिरी कुनवे से आशी के बालों के गुच्छे लेकर तेज रफ्तारी से गाड़ी भगाकर ले जा रहे थे। धामोहे मुख्तलिफ बहरूप बदल कर हमारा पीछा करता रहा और हमें डराने की कोशिश करने लगा, मगर इस बार भी पहले की तरह वो मुकम्मल तौर पर हमें रोकने में नाकाम रहा। फिर फौजिया ने मुझसे कहा, मीसुम भाई, मैं बहुत हैरान हुई हूं कि इस तरह भी होता है दुनिया में, कि लोग इंसान से शैतान कैसे बन जाते हैं। अल्लाह करे अब आप ये बाल ले जाकर आशी को मुकम्मल तौर पर इस अजाब से छुटकारा दिलाने में कामयाब हो जाए। मुझे अब आशी से मिलने का बहुत शौक है। मैं अब घर में फोन करके बताती हूँ कि आज और कल मैं घर नहीं आ सकूंगी, कोई बहाना कर दोनेगी। बाद में जाकर सारी हकीकत से आगाह करूंगी कि किस तरह फराज और उसकी पूरी फैमिली धोखा देती रही है, सब अवाम को, लोगों को बेवकूफ बनाते रहे हैं। हालांकि आशी और उसकी माँ छेमी बेचारी तो खुद मजलूम औरतें थी। मैंने कहा, फौजिया बहन, जो आपको मुनासिब लगे आप वो करो। फिर इसने अपने घर फोन करके बहाना कर दिया कि 2 दिन वो अभी घर नहीं आ सकती, अपनी किसी सहेली की शादी अटेंड कर रही है। इसका घर गांव में है, इसलिए जल्दी वहां से वापस नहीं आ सकती। घर वालों ने ओके का सिग्नल दे दिया। अब फौजिया बेखौफ होकर मेरे साथ आखिरी मिशन पर जाने के लिए गामजन थी। मैं खुद भी बहुत खुश था, अब धामों को उसके अंजाम तक पहुंचाना था। इसी खुशी में हम बर्क रफ्तारी से आगे ही आगे बढ़ते चले गए।
چند گھنٹوں کے بعد ہم خیر خیریت سے اپنے شہر آ گئے۔ رات کا وقت تھا، فوزیہ بہن میرے ساتھ تھی۔ مجھے انسپکٹر راحت علی سے لازمی ملنا تھا، اس لیے ہم سب سے پہلے اس کے گھر پر آئے۔ وہ گھر پر موجود تھے، مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ میں نے فوزیہ بہن کا مکمل تعارف اس سے کروایا۔ پھر جب میں نے بتایا کہ آخری 2 گچھے بھی میں لے آیا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ پھر میں نے تمام تفصیل سے آگاہ کیا اور کہا کہ کل ہم انشاءاللہ آخری مشن پر دھامو خبیث کے ٹھکانے پر روانہ ہوں گے اور اسے اب جہنم واصل کر کے آئیں گے۔ سر اب اپنے کچھ اہلکاروں کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے تاکہ اور لوگ بھی تمام واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ انسپکٹر نے مجھ سے وعدہ کیا۔ پھر میں نے فوزیہ بہن کو ان کے گھر ٹھہرایا۔ انسپکٹر کی بیوی نے فوزیہ کی خوب آؤ بھگت کی۔ پھر میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ گھر والوں سے مل کر میں بہت خوش ہوا، ان سے تمام واقعات گوش گزار کیے اور مشن کی کامیابی کا بتایا۔ بابا جان یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہا، مجھے پورا یقین ہے کل تم سب لوگ ہی کامیاب ہوں گے اور عاشی کو مکمل طور پر چھوڑا لاؤ گے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس مصیبت سے چھٹکارا پالے۔ اماں جان اور فاطمہ بھی بہت خوش تھی اور میری کامیابی کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ پھر میں تھکن کی وجہ سے اپنے کمرے میں آ گیا اور جلد ہی سو گیا۔ صبح میں جلدی اٹھا، ناشتہ کر کے میں انسپکٹر اور فوزیہ کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ لمحوں کے بعد انسپکٹر کی گاڑی کا ہارن بجا۔ میں بھاگ کر گیا اور اپنا ضروری سامان اٹھا کر ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پولیس کی 3 گاڑیاں بھی ہمارے ساتھ تھی۔ ہمیں بہت تسلی تھی کہ ہم ہی کامیاب ہوں گے۔ فوزیہ بھی کافی پرجوش لگ رہی تھی۔ دھامو کا علاقہ یہاں سے اتنا زیادہ دور نہیں تھا، تقریباً 1 گھنٹے میں ہی ہم وہاں پہنچ گئے۔ راستہ اب ہمیں ازبر ہو چکا تھا۔ بغیر پوچھے ہم اس تنگ و تاریک گلی میں گھستے چلے گئے۔ آج گلی میں چلتے ہوئے ہماری سانس رکنے لگی کیونکہ بدبو پہلے سے ہمیں زیادہ محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ ہم سب نے پہلے ہی سے ماسک لگا لیے تھے اور باقی کا ضروری سامان بھی اٹھا لیا۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد تنگ دروازہ نظر آنے لگا۔ ہم تینوں نے بسم اللہ پڑھ کر قدم رکھ دیا، مگر جم ہی ہم داخل ہوئے ہم پر خونخوار چمگادڑوں نے حملہ کر دیا۔ اچانک حملے سے فوزیہ چیخنے چلانے لگی، مگر میں نے اسے پرسکون رہنے کا کہا، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ہمیں فوزیہ کو نہیں لانا چاہیے تھا۔ آخر کار وہ لڑکی ہے اور عورتوں کے دل ویسے ہی نازک ہوتے ہیں، تاہم اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اشارہ کیا، اب آگے بڑھو اور پرسکون رہو اور جو کچھ میں نے پڑھنے کے لیے کہا ہے وہ ورد تسلسل کے ساتھ دہراتی رہو۔ اس نے میری بات سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہم نے دیکھا اب چمگادڑ ہمیں چھوتے ہی غائب ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر فوزیہ کو اب تسلی ہونے لگی۔ چمگادڑوں کے خاتمے کے بعد جو ہی ہم آگے بڑھے، ہم پر خوفناک الوؤں نے حملہ کر دیا، جن میں ایک بڑا اور انتہائی پر اسرار الو تھا جو میں نے پہلے دن ہی جنگل میں دیکھا تھا۔ اس کہانی کا اگلا اور آخری پارٹ سننے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ والے گھنٹے پر بھی کلک کر لے تاکہ میں جب بھی اس ناول اور نئے ناول کا آغاز کروں اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔